हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और हमने इसका पहला पॉइंट लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ या बहुत लॉन्ग वायर। ये हमारा स्टूडेंट एक वायर है वाई और वाई डैश, ठीक, ये बहुत लॉन्ग वायर है। इस वायर के एल लेंथ पर चार्ज क्यू हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी यहाँ से यहाँ तक चार्ज क्यू है एल लेंथ में। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है स्टूडेंट वो क्यू अपान एल होती है, चार्ज अपान लेंथ होती है, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं, तो वो गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनता है वायर के लिए। हमने अभी इसके पहले बताया था कि अगर चार्ज हमारा लीनियर है या सिलिंड्रिकल है तो गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनता है। तो यहाँ हमने एक सिलेंडर ड्रा किया जो पी से पास होते हुए गुजर रहा है। इस सिलेंडर की यहाँ से डिस्टेंस वायर से स्मॉल आर है, ठीक। हम क्या करते हैं, इस गॉसियन सिलेंडर पर एक एरिया एलिमेंट डीएस लेते हैं। तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी डीएस की वो इसके परपेंडिकुलर होगी, तो डीएस इस डायरेक्शन का आएगा। ये चार्ज है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की ओर आएगी, ठीक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस यहाँ भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक। आप दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 आएगी, ठीक। If charge plus Q is uniformly distributed on the length L of the wire, then Q upon L is known as linear charge density. It is denoted by lambda. ठीक, by definition lambda is equal to Q upon L हुआ। From the diagram, ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सिलेंडर ठीक। आप देखो स्टूडेंट, जो गॉसियन सिलेंडर है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना थ्रो होगा। तो इधर देखो स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, यस और ई के बीच। तो जहाँ 90 डिग्री का एंगल हो जाता है वहाँ फ्लक्स 0 हो जाता है। ऊपर वाले से फ्लक्स वहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी जो प्लेन सरफेस है इन पर कोई फ्लक्स नहीं आएगा, केवल कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स आएगा, ठीक। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो होगा गॉसियन सरफेस से हमारे, वो होगा
पाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एस होगा। ठीक। और गॉस थ्योरम कहती है कि इससे जो टोटल फ्लक्स थ्रो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यानी इसको आप लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब यहां वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट। ई डी एस दोनों सेम डायरेक्शन के हैं, cos 0 डिग्री हो गया इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और ई कांस्टेंट है, ई बाहर हो गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन हो गया ds और cos 0 हो गया 1, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ds यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, हमारा कर्व्ड सरफेस आएगा सिलेंडर का, तो सिलेंडर का केवल कर्व्ड सरफेस आएगा, तो कर्व्ड सरफेस कितना होता है 2 पाई RL होता है, यानी यहाँ पे आ गया E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, L को ऊपर कर दो तो इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो Q अपान L कर दो इसको, नीचे बचा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R बचा, E इज इक्वल टू क्यू अपान L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R बचा। ठीक। अब Q अपान L क्या लिखा है यहाँ, Q अपान L है लेमडा, तो यानी E का फार्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। कहाँ किसके कारण हुआ, लॉन्ग वायर अगर है उसके कारण हुआ। अब इसमें लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है उसके फॉर्म में है ये। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना हो तो आर वेक्टर है स्टूडेंट, और कोई वेक्टर नहीं है, तो आर वेक्टर होगा, तो आर की इसकी डायरेक्शन में वेक्टर हमारा आर कैप लगाते हैं, कुछ लोग एन कैप भी लगा देते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ठीक। वेक्टर फॉर्म में हमारा हो गया वेक्टर ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, R कैप हो गया, या कुछ लोग लगा देते हैं एन कैप। वेक्टर ई इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एन कैप भी कुछ लोग लिख देते हैं। ठीक। तो एन कैप क्या है, आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन में आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, और इसकी वैल्यू है एन कैप, और यहाँ पे दोनों आर कैप एक ही बात है। ठीक। आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ये, यानी इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो हमारा फार्मूला आया E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक। इस फार्मूले का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। ठीक। ग्राफ हमारा E और R के बीच होगा पहला। ठीक। तो R चूंकि नीचे है, E और R है जो है। ठीक। तो ये हमारा बायल्स लॉ के अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा, तो ऐसे आएगा जो है, जैसे बायल्स लॉ का PV का ग्राफ बनता है वैसे ये बनेगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R। ठीक। एक तो ऐसे ग्राफ हमारा बनेगा, दूसरा ग्राफ ऐसे बन सकता है हमारा। ठीक। अब यहाँ 1 अपान R और E के बीच में ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा जो। ठीक। 1 अपान R जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, मतलब R छोटा होता जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होती जाएगी पर वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें ई प्रोपोर्शनल टू 1/r है, तो 1/r एक क्वांटिटी है यहाँ, तो ई प्रोपोर्शनल टू हुआ 1/r के। ठीक, यहाँ r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, r के है, और यहाँ 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों एक ही चीज़ लिखी है पर ग्राफ दोनों का अलग बना है। ठीक, तो ये ग्राफ वाला आप समझिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर साल जो है। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।